हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल NGNGS क्लासेस। आज से हम 10 सेट देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम का, जो कि आपको पता है बहुत जल्दी है, 7-8 दिनों में एग्जाम है। तो हम जल्दी से जल्दी 10 सेट निपटा देंगे। और हम आपको इस क्लासेस में जो 10 सेट का क्लासेस होगा, इसमें जीएस और करंट अफेयर्स कराने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 20 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। और आपका जो रिजल्ट बनाएगा वो यही सब्जेक्ट बनाएगा। बाकी सब्जेक्ट स्कोरिंग है, तो वहाँ सारे बच्चे स्कोर करेंगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या साइंस हो। बट जीएस में लोग फंसते हैं, जीएस और करंट अफेयर्स, तो इसको आपको देख के जाना है प्रैक्टिस से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सरकारी सेवाएं पोर्टल, ऑप्शन सी है जन समर्थ पोर्टल और ऑप्शन डी है इंडिया स्टेट ग्लोबल। तो आपको सबसे पहले मन में ख्याल आएगा कि क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाएं होती क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाएं। ये वे योजनाएं होती है जिसमें सरकार ऋण के साथ सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सरकार घर बनाने के लिए ऋण के साथ सब्सिडी दे रही है, मशीनरी खरीदने के लिए ऋण के साथ सब्सिडी दे रही है। तो ये सारी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है क्रेडिट लिंक। सरकारी योजनाओं के लिए जो पोर्टल शुरू किया है उसका नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो उसका नाम है ऑप्शन सी जन समर्थ पोर्टल। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जन समर्थ पोर्टल। भारत सरकार की एक पोर्टल है जिसमें क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मोहिनी अट्टम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ये है सुरूपा सेन, बी है तपन कुमार, सी है गोपिका वर्मा या डी है माया कृष्ण राव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोहिनी अट्टम। 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में, आपको पता ही होगा। और 8 शास्त्रीय नृत्य में एक मोहिनी अट्टम भी है। और ये किस राज्य का है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है केरल का, और केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो मोहिनी अट्टम है, दूसरा कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है, ठीक है। तो केरल का ये मोहिनी अट्टम है, और इसमें पूछा है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किसको वर्तमान में अभी मतलब रिसेंट में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? सुरूपा सेन, तपन कुमार, गोपिका वर्मा या माया कृष्ण राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपिका वर्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत के किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? ये पंचवर्षीय योजना, बी औद्योगिक नीति संकल्प, सी हरित क्रांति, डी ऑपरेशन फ्लड। तो स्वतंत्रता के बाद जब सहकारिता चल रही थी, उसके बाद एक योजना आती है पंचवर्षीय योजना, और सहकारिता को पंचवर्षीय योजना में मर्ज कर दिया गया। तो स्वतंत्रता के बाद आपको पता है पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हो जाती है, और सहकारिता उससे पहले चल रही होती है कोऑपरेटिव्स, और उस कोऑपरेटिव्स को सहकारिता को पंचवर्षीय योजना में मर्ज किया जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि भारत स्वतंत्रता के बाद सहकारिता किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये पंचवर्षीय योजना। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय व्यक्ति 2024 के प्लेनेट अर्थ अवार्ड्स के 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक था? ऑप्शन ए आर के पचौरी, ऑप्शन बी एस फैजी, ऑप्शन सी वंदना शिवा, ऑप्शन डी सुनीता नारायण। तो यहाँ पे 2024 प्लेनेट अर्थ अवार्ड्स 2025 में दिए गए, जिसमें 6 लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए, जिसमें कि 5 फॉरेनर्स हैं और 1 इंडियंस है। तो वही पूछा है कि एक कौन है, एक इंडियंस को मिला है, जो कौन है उसी का नाम पूछा है कि 6 व्यक्तियों को 2024 के प्लेनेट अर्थ अवार्ड्स मिले हैं, उनमें से जो एक भारतीय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस फैजी, जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, एस फैजी। आपने कितना स्कोर किया, आपको वीडियो रोक करके बनाना भी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अभी इस वक्त आपका कितना स्कोर बन रहा है आपके एग्जाम में, भले कितने दिन बचे हो आपका एग्जाम में। एग्जाम तो 6-7 दिन बाद शुरू ही है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। और जीएस और करंट अफेयर्स में ये आपको बहुत ही मदद करेगा आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाला एक सक्रिय संवेदक का उदाहरण है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी उपग्रह फोटोग्राफी, ऑप्शन सी रेडियोमीटर, ऑप्शन डी आवेश युक्तिमत युक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुदूर संवेदन, यानी बहुत दूर के संवेदन के लिए, बहुत दूर से हमें डाटा प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए रडार का उपयोग करते हैं। रडार में टिक कर देता हूं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे बोल रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी मुंबई। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो मानवाधिकार आयोग एक्ट 1992 के तहत इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में किया गया। और इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी पूछा जाए आपसे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट में ही नियुक्त हुए हैं। अपॉइंटमेंट में ये क्वेश्चन बन सकता है। वी रामा सुब्रमण्यम। तो दो क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अभी पूछा है इस क्वेश्चन में कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ऑप्शन ए नई दिल्ली में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहे हैं, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनस्पति में हमें आबनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी पर्वतीय वन, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। यानी उदाहरण पूछा है कि ये जो आबनूस पेड़ है या महोगनी जो पेड़ है या शीशम जो पेड़ है वो किसका उदाहरण है, किस प्रकार के वन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी लॉन टेनिस या ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो मनिका बत्रा जो संबंधित है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। अब ये सारे क्वेश्चन ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको प्रीवियस ईयर से छाट के लेके आया हूँ ग्रुप डी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, और साथ में करंट अफेयर्स भी करवा रहा हूँ मैं ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि गोल्डन गर्ल निम्नलिखित भारतीय एथलीटों में से किसकी आत्मकथा है? के एम बीनामोल, दूती चंद, पीटी उषा या अश्विनी नचप्पा। तो गोल्डन गर्ल आपको पता ही होगा कि किसको बोला जाता है। तो गोल्डन गर्ल जो पीटी उषा को बोला जाता है, तो ये उसी की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जनवरी 2025 में उद्घाटन खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो 2025 में खो खो विश्व कप हुआ था। ये पहला संस्करण था खो खो विश्व कप का। आपसे पूछ सकता है कि संस्करण कौन सा था इसका पहला, और पहला कोई चीज होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी विजेता पूछ सकते हैं आपसे कि इसका विजेता कौन था, और इसका उप विजेता पूछ सकता है आपको महिला और पुरुष दोनों में। तो महिला और पुरुष दोनों में बराबर, दोनों एक ही थे। मतलब विजेता भी भारत था और उप विजेता भी नेपाल था। चाहे वो पुरुष की बात हो या महिला की बात हो, दोनों में भारत विजेता था और उप विजेता नेपाल था। खो खो विश्व कप जो पहला विश्व कप था, ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य संचार के एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, या किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री जो वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इसका आर्टिकल पूछा आपसे। ऑप्शन ए आर्टिकल 70, बी 73, सी आर्टिकल 78 या डी आर्टिकल 75। तो सबसे पहले देख लेंगे कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये किस आर्टिकल में दिया गया। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा भारत में, ये आर्टिकल 74 में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला है आर्टिकल 74 में, तो ये बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसका हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे लोकसभा में और इसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रपति के साथ जो कार्य है, जो संचार है, वो प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी अनुच्छेद 78। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हट के आर्टिकल है तो इसको देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी बिशन दास या ऑप्शन डी मनोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि धारण की थी। ये एक चित्रकार थे,
अबुल हसन, इसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ननकाना साहेब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थल है किस नदी के तट पर है? रावी, व्यास, सतलज या झेलम? ननकाना साहेब का जन्म पंजाब में हुआ था, पाकिस्तान प्रांत में जो भी वर्तमान में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस नदी के तट पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन ए, रावी नदी के तट पर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ये न्यूटन, बी डॉल्टन, सी आइंस्टीन या डी कोपरनिकस? तो सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य सेंटर में है। ये सबसे पहले जो थ्योरी बताई थी वो कोपरनिकस ने बताई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था? तो राजा इंपॉर्टेंट है, राजा धंगदेव के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये किस वंश से संबंधित थे? ये क्वेश्चन में पूछा है, तो ये चंदेल वंश से संबंधित थे। आप याद रखेंगे ऑप्शन ये चंदेल वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के रूप में अपने लोगों के लिए कार्बन कर का प्रस्ताव करने वाला दुनिया का पहला देश है? ये ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी जापान या डी न्यूजीलैंड? तो कार्बन कर लगाया अपने देशों पर ताकि पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, पॉल्यूशन कम हो, लोग ऐसी चीजों का उपयोग करें जिससे पॉल्यूशन कम हो। जैसे भारत में भी किया गया था बीच में, प्लास्टिक बैन किया गया था, बट अभी वर्तमान में भारत इस पर उतना एक्शन नहीं ले रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हालांकि लेना चाहिए। तो कार्बन कर प्रस्ताव दुनिया का पहला देश कौन सा है लागू करने वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जेबी कृपलानी और डी जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है 14 जून 1947, ये डेट याद रखिएगा। इसी दिन भारत और पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग मानी थी कि हाँ भारत और पाकिस्तान बनेगा। तो इस बैठक की 14 जून 1947 का बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण तंत्र लागू किया था? ये लगभग सारी एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है टीसीएस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीसीएस का कि सख्त मूल्य नियंत्रण तंत्र, या तो फिर दे देता है बाजार मूल्य नियंत्रण, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो ये पूछा जाता है बार बार टीसीएस के द्वारा कि सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, या बोल देगा बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था। ऑप्शन में ये इल्तुतमिश, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अपना स्कोर भी बताएंगे कि कितना स्कोर आप कर रहे हैं। अगर आप 15 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप कम कर रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत पड़ेगी। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ करवाए जा रहे हैं उसको करके जाइएगा। अगर आप 15 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करवाना है तो कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होगी? आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए है 30 सदस्य, ऑप्शन बी है 50 सदस्य, ऑप्शन सी है 100 सदस्य या ऑप्शन डी है 60 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है। अगर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तरलता दर, एक्सचेंज दर, रिवर्स रेपो दर या रेपो दर? इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो दर। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि खुद बैंकों का बैंक है, अगर वो लोन ले रही है तो रिवर्स काम हो रहा है भाई, ऐसे याद रख सकते हो आप ट्रिक से। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे ले रहा है तो वो रिवर्स रेपो दर। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा दे रहा है, आरबीआई पैसा दे रहा है तो रेपो दर। और याद रखिएगा रेपो दर जो होता है, रेपो दर ये हमेशा रेपो दर ज्यादा होता है किससे? रिवर्स रेपो दर से। वर्तमान में कितना रेपो दर है और रिवर्स रेपो दर है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई
खुद पैसा लेती है कमर्शियल बैंकों से। कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक, जैसे एसबीआई, बीओआई, पंजाब नेशनल बैंक। आपके इलाके में बहुत सारे बैंक होंगे, तो ये सारे बैंक। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और हम जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे। आप जल्दी जल्दी खत्म करिए आरबीआई जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है। 10 प्रैक्टिस सेट्स हो जाएंगे आपकी, करीबन 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना है। अगर आप 15 स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपको अभी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक ही एग्जाम है, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। फॉर्म आप देख सकते हैं, 1 करोड़ फॉर्म भरा गया है। तो इसको आप करके जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइए, एक बार करके जाइएगा, लिख के जाइएगा, ताकि आपको वहां यही सब क्वेश्चन है जो आपको आगे ले जाएंगे दूसरों से। तो चलिए मिलते हैं, अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, जब हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।